audit conducted by UGC. हेलो एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून। जय श्री कृष्ण, राम राम सभी को। और सभी का मोस्ट वेलकम है फिलर फॉर्म पे। राधे राधे माही जी, जानकी जी, प्रिंस, आराधना, सभी को गुड आफ्टरनून। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। सभी लोग जो लोग ज्वाइन होते जाएगा वो अपना कंफर्मेशन डालिएगा। ओके राधा जी, गुड आफ्टरनून। चलिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं फिलर फॉर्म के बारे में। जो फिलर फॉर्म हमारा है, इसका हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है और हमारा आपका टेलीग्राम चैनल भी है। जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं आपके, वहाँ पे आपको उसके लिंक मिल जाएंगे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाके हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून प्रतीक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे क्लास का टाइम टेबल है जो आपके अलग अलग क्लास की चलती है। 3 PM पे CDP की क्लास होती है एवरी मंडे टू सैटरडे। ठीक है, ये 3 PM पे है और मेरा नाम रितु है। गुड आफ्टरनून ज्योति, रोहित जी। रोहित जी बाय कह रहे हैं, क्यों रोहित जी? आते ही जाने की बात क्यों हो रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो तैयारी हो रही है हमारी पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए हो रही है, और जो ये लाइव क्लासेस है आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपकी सीटेट की ऑनलाइन क्विज चल रही है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए। तो ये शाम को 5 बजे आपकी खुलेगी, तो आप इस लिंक पे जाके वहाँ पे ये ऑनलाइन क्विज को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए, और ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि सीटेट एग्जाम का फुल कोर्स जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू दिया जा रहा है। और ये कोर्स जो आपको है मात्र केवल 199 यानी 199 रुपीज में देना है, और ये आपका पूरा 95% ऑफ दिया जा रहा है इस पे। यहाँ पे आपको फुल क्लास मिल रही है, 5000 MCQ, 20+ PYQ मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा। तो इसके लिए आपको हमारा जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है वहां पे आप इसको कर सकते हैं। लिंक नहीं खुल रहा है किसका? ऑनलाइन क्विज का। शाम को 5 बजे खोलिएगा तो फिर वो आपको मिलेगा। ठीक है ना, ये क्विज शाम को 5 बजे किए जा रही है, इवनिंग में 5 PM पे। ठीक है, तो वहां पे आप जब करेंगे ना तो उस टाइम वो आपको खुल के मिलेगी, और बहुत मेंबर्स उसमें जुड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर। और ये जैसा कि मैं कल भी बता रही थी कि आपके लिए जीतने का मौका है। आपको एक ईयरफोन मिलेगा 18 दिसंबर को 7 PM पे। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी क्लास में कराया जाएगा, तो आप वहां पे जाके इसको क्विज को इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। ठीक है, तो एक मौका है आपके पास ईयरफोन जीतने का, तो इसमें पार्टिसिपेट करिएगा और ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दीजिएगा। लिंक नहीं खुलता है, ओके ओके। एक बार आज और कोशिश करिएगा, अगर नहीं होता है तो हम वहाँ पे बात करते हैं। फिर करके जो भी होगा आपको प्रॉब्लम, कल हम आपको क्लास में बता देंगे। डीएलएड का ओके, फाइनल हो गया आपका रिजल्ट डीएलएड का रोहित जी? गुड आफ्टरनून प्रियंका। तो आपका डीएलएड का जो है वो हो गया, आपका पूरा क्लियर हो गया, तो रिजल्ट आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे नंबरों से पास हुए होंगे। एक सीढ़ी पार कर ली आपने, दूसरी सीढ़ी पे आपको चढ़ना है, और जो तीसरी सीढ़ी है फाइनल आपको कह सकते हैं, जहां से हमको जॉब लेना है, उसकी भी हमें तैयारी करनी है। गुड आफ्टरनून शाहीन। नहीं मैम, क्यों डीएलएड आपका क्लियर नहीं हुआ रोहित जी? ऐसा हो। गुड आफ्टरनून माधव जी। नवदेश, गुड आफ्टरनून।
बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसी विशेष के लिए थोड़ी देर वेट करती हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट से उसको थोड़ी-सी बातें कर लूँ, थोड़ी-सी गपशप हो जाए, एक-दूसरे से अच्छे से जो चीज़ें हो रही हैं उसको जाने। कांग्रेचुलेशन रोहित जी, बहुत अच्छा। तब फिर आपको गुड बाय नहीं बोलना चाहिए, वेलकम बोलना चाहिए कि मैंने एक सीढ़ी को क्रॉस कर लिया और दूसरे सीढ़ी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, जो दूसरी स्टेप है उसको लेना है। और थर्ड स्टेप आपका जो मेन एग्ज़ाम है, जिस जॉब के लिए सब कोई दौड़ रहा है, वो आपका है। ठीक है ना? तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि आप इस एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे नंबर से पास होइए और जो भी आपका टारगेट है, आप उसको पाइए। ठीक है? तो रोहित जी को बहुत-बहुत बधाई हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आज का क्वेश्चन देखेंगे और मैंने ये क्वेश्चन लॉन्ग है इसलिए 2 स्लाइड्स में लिया है। तो जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है या हिंदी में, दोनों के लिए है। तो आप क्वेश्चन को बाकायदे इत्मीनान से पढ़िए और फिर उसके बाद आंसर करिएगा। ठीक है? हाँ, सभी की तरह सभी लोग बधाइयाँ दीजिए भाई रोहित जी का बहुत अच्छा आया है और सब सबके लिए मेरी गुड विशेस यही है कि आप सभी एग्ज़ाम को क्लियर करिए और आगे के भी एग्ज़ामिनेशन में काफ़ी अच्छा करिए। चलिए क्वेश्चन देखिएगा फिर आंसर करिएगा। अभिकथन जो है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलसेंस। रीजन तो दिया है, इवन दो द फर्स्ट फ्यू ईयर ऑफ लाइफ आर सिग्निफिकेंट फॉर डेवलपमेंट from the point of view of brain plasticity, the whole of childhood and adolescent is sensitive period। आपको सही ऑप्शन को चुनना है, उसके बाद आंसर करना है। ईयरफोन के लिए आपको 7 AM पे जो क्लास होगी वो आप ज्वाइन करिएगा माधव जी। तो वहाँ पे क्विज होगा, जिस तरह से वो क्विज आपको दिया जाएगा उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ पे आपको मौका मिलेगा वो फ़ोन जीतने का, ईयरफोन का। चलिए आगे हिंदी में देख लेते हैं। शैशवावस्था से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। भले ही जीवन के पहले कुछ साल विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मस्तिष्क नमनीयता के दृष्टिकोण से पूरा बचपन और किशोरावस्था एक संवेदनशील अवधि है। यस, मैंने हिंदी में भी दिखा दिया है। सभी लोग आंसर करिएगा, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, उसके बाद फिर आंसर करिएगा। के माही जी का आंसर आ गया, शाहीन ने भी आंसर कर दिया। अच्छा, एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिएगा, वॉइस मेरी सही है आप सभी लोगों के लिए? बहुत अच्छा, सभी के आंसर भी आ रहा है। तो दोनों कथन सत्य है, सभी को पता है जो हमारा इन्फेंसी पीरियड होता है उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती है। बाल्यावस्था में इसकी जो गति होती है रुकती नहीं है पर धीमी हो जाती है, मांसपेशियों में मजबूती आती है, हड्डियों में मजबूती आती है। तो ये जो होती है धीमी किस अवस्था में होती है, ये बाल्यावस्था में होती है और फिर से ये किशोरावस्था में जब बच्चे पढ़ते हैं तो जो स्पीड आपकी इन्फेंसी पीरियड में रहती है वो किशोरावस्था में भी वही वाली स्पीड हो जाती है। ठीक है, चलिए। यस, ओके, थैंक यू बताने के लिए। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। तो हाँ, अपने नंबर भी इसमें +1 ऐड करते जाइएगा। ठीक है, थैंक यू बताने के लिए सभी को कि मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों के लिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परिवार और स्कूल सामाजिकरण के प्रमुख योगदान करता है, लेकिन मीडिया और साथियों जैसी अन्य एजेंसियां ही हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी है। मीडिया बच्चों के समाजीकरण की एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंसी नहीं है। धार्मिक संस्थाएं बच्चों के समाजीकरण में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। बहुत अच्छा, सभी का आंसर भी आने लगा है।
बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर सभी कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट ही होगा। बहुत अच्छा, तो सभी अपने नंबर में +1 ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अभी तो दोनों क्वेश्चन में आप लोग के सही आंसर आए हैं, तो आप लोग के +2 चल रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण पे बल दिया जाना चाहिए जहां छात्रों की भावनात्मक जरूरतों को ध्यान रखा जाता है और वे मूल्यांकन महसूस करते हैं। प्रदर्शन लक्ष्यों पर जोर दिया जाता है और परीक्षणों में उपलब्धि छात्रों के बारे में शिक्षण की धारणा को निर्देशित करती है। शिक्षक नेतृत्व करता है और बच्चे निष्क्रिय रूप से अनुसरण करते हैं। छात्रों से परीक्षा के लिए सीखने की उम्मीद की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिएगा। जी का आंसर आने लगा है। ओके। In a progressive classroom, stress needs to be placed on creating an atmosphere where बिल्कुल, बिल्कुल जो इसमें 3 और बी में आ रहा है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट ही होगा। ठीक है? कि छात्राओं की भावनात्मक ज़रूरतों को ध्यान में रखकर मूल्यवान महसूस कराना। इंक्लूसिव एजुकेशन की मीन्स ही यही होती है कि हमें जो बच्चे किसी भी तरह से थोड़े से इनकैपेबल हैं, तो उन्हें इस तरह का जो है ना महसूस नहीं कराना कि आप किसी क्षेत्र में अच्छे नहीं हो या फिर बहुत अच्छे हो, तो भी उनको ये नहीं जताना कि आप बहुत अच्छे हो। सबको एक साथ लेकर चलना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है और वहाँ पे बच्चों की भावनात्मक ज़रूरतों को ध्यान में रखे उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को प्रोवाइड कराते हैं और हर एक बच्चा स्पेशल है, ये धारणा उसके अंदर डालना है कि हमारे लिए सभी बच्चे एक समान हो, हर एक बच्चा समान है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक बच्चे को 3 पहाड़ों का 3D मॉडल दिखाया गया। एक अन्य व्यक्ति मॉडल को एक अलग स्थिति में देख रहा है। बच्चे को मॉडल के दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को चित्रित करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह ऐसे सही ढंग से करने में असमर्थ है। जीन प्याजे के अनुसार यह विकल्पों का उदाहरण है। अहंकारवाद है, जीववाद है, ऑब्जेक्ट प्रदर्शन है या फिर काल्पनिक सोच है। ओके, पहले वो बोला था। ओके, कोई बात नहीं। गुड इवनिंग गुंजन। आई एम फाइन, हाउ आर यू? बहुत अच्छा, सभी अपने नंबर भी प्लस कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और आगे भी करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। अ चाइल्ड इज शोन ए 3D मॉडल ऑफ द माउंटेन्स, another person is looking at the model from the different position. The child is asked to depict the other person's view the model, but in the unable to do so correctly according to Jean Piaget। थोड़ी सी मेरे मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है, फंस जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा कम बोलूंगी ना, आप लोग आंसर करते जाइएगा। तो बच्चे जो है ना, वो किस एज की बात हो रही है पहले ये ध्यान में दीजिएगा कि एक बच्चे 3 पहाड़ों की 3D मॉडल दिखाया जा रहा है, ठीक है? वो अलग स्थिति से देख रहा है और जो बड़ा है वो दूसरे स्थिति से देख रहा है। अब वो दूसरे के अकॉर्डिंग उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये किस एज में होता है जब बच्चे अपने सोच को लेते हैं, बजाय दूसरों की सोच को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये किस एज की बात हो रही है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग? जब ये क्वेश्चन को आप दिमाग में करोगे तो आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा।
थोड़ा सा गाइस मेरा मोबाइल का नेटवर्क चला गया है, तो 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। मैं आपसे फिर से कनेक्ट हो रही हूँ। आप लोग के मैसेजेस मुझे मोबाइल में ही मिलते हैं और मेरे मोबाइल का नेटवर्क चला गया है, तो मैं इसको वाईफाई से अपने कनेक्ट कर रही हूँ ताकि आप लोग के मैसेज मुझे मिल सकें। ठीक है, चलिए ओके। तो मैंने एक क्वेश्चन किया था आप लोगों से कि बच्चे दूसरों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं पर दूसरों के थिंकिंग को नहीं लेते हैं। ठीक है, दूसरों के दृष्टिकोण को अपनाते नहीं हैं। उनके अकॉर्डिंग जो होता है वो जो कह रहे हैं वही उनके लिए सही होता है। हाँ बिल्कुल, मैं गुनगुना पानी पी रही हूँ। इवन मैं क्लास लेने से पहले ही गुनगुना पानी लेती रहती हूँ। लेकिन थोड़ी यहाँ पे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैं जो बोल रही थी आपसे कि एक बच्चा है, अगर वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को देख रहा है, बट यहाँ पे वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं ले रहा है, तो यानी वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, ठीक? जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, क्या मेरी साउंड सभी के लिए बहुत स्लो है? यस, सविता समझ गई। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि बच्चा जब दूसरों के एस्पेक्ट को अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं लेता है, वो दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं मानता है, वो सोचता है कि जो वो कह रहा है, जो वो सोच रहा है, वही सही है। यानी बच्चा किस एज में है? वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज की 2 क्वालिटीज होती हैं, काल्पनिक सोच तो होगा नहीं और ऑब्जेक्ट परमानेंस भी नहीं है। ये दोनों आपके किस स्टेज के हैं? एक आपका फॉर्मल स्टेज है, मैं नहीं बताऊंगी, आप बताना कि इकोसेंट्रिक और एनिमिज्म की बात किस में कही गई है। गुंजन जी, मेरी वॉइस ठीक है सभी के लिए, आप थोड़ा सा अपने मोबाइल का सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं जो बोल रही थी आप लोगों को कि जो दे रहा है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये किस स्टेज की बात होती है बताइए। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके आंसर खुद ही निकल जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आपकी फर्स्ट स्टेज है 0 से 2 ईयर तक, यानी सेंसरी मोटर स्टेज। काल्पनिक सोच जो है आपकी फॉर्मल स्टेज, ठीक है। नहीं, ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है, हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस आपकी सेंसरी मोटर स्टेज है, यानी संवेदीय गामक अवस्था जो 0 से 2 ईयर की होती है। काल्पनिक सोच जो 11 से एबव में जाते हैं, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये दोनों अवस्थाएं तो इसमें आएंगी ही नहीं, ठीक है। फिर बात करते हैं जीववाद, यानी जीववाद बच्चे अपने में खुद में खोए रहते हैं, यानी निर्जीव चीजों से भी बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मोस्टली जब बच्चे प्री ऑपरेशनल स्टेज में 2 से 7 साल की जो होती है, उसमें बच्चे अपने खिलौनों से बातें करते हैं, अकेले बातें करते हैं, खुद खेलते हैं, ईगो सेंट्रिक होते हैं। निर्जीव चीजों से बात करना, ये होता है जीववाद। अहंकारवाद यानी ईगो सेंट्रिक, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखना, समझना, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं लेना। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे कार्टून देखते हैं, जो भी इमेज उसमें देखते हैं, सिंबॉलिक खेलते हैं, देखते हैं ना, तो वो कहते हैं नहीं, स्पाइडरमैन तो है। जो भी वो कार्टून के कैरेक्टर देखते हैं, वो दूसरा अगर आप कहोगे भी कि ये चीज नहीं होता है, तो वो चीज नहीं मानते, वो बोलते नहीं ये है, ये एग्जिस्ट करता है हमारे समाज में, ठीक है। तो ये होता है ईगो सेंट्रिक। तो जो सही विकल्प होगा वो हमारा फर्स्ट होगा, ईगो सेंट्रिक, क्योंकि यहाँ पे वो जीववाद वाली बात नहीं है कि वो अकेले अकेले बात कर रहा है अपने खिलौनों से। निर्जीव और सजीव का अंतर जो कहते हैं वो नहीं होता है, ठीक है। शाहीन अपना सही कर लीजिए, कॉन्क्रीट नहीं है यहाँ पे। जो आपको 3 स्टेजेस की बात हुई है, एक फॉर्मल, एक सेंसरी और थर्ड जो है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो अहंकारवाद और जीववाद जो आते हैं, ये आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं। और जब भी खेल प्रतीकों के माध्यम से बच्चे खेलते हैं, यानी सिंबॉलिक खेलते हैं, तो भी आपके वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिससे आप स्टेजेस को डिफाइन कर सकते हैं और काफी इजी तरीके से उसको पहुंच सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
क्वेश्चन को देखिए, जरूरी नहीं कि हमेशा आपको सीधे स्टेज पूछते, वो ऐसे ही घुमा के पूछेगा, तो आपको जरूरी है कि पूरा कॉन्सेप्ट समझ में हो। जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, ये ऐसे क्वेश्चन इसीलिए पूछे जाते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जीन पियाजे जी का ही है। जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया कि बच्चों की सोच वयस्कों से डैश है से अलग है, गुणात्मक रूप से अलग है, मात्रात्मक रूप से अलग है और काफी हद तक समान है। ओके रोहित जी, आपका राइट है, तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने राइट किया है वो +4 में जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा और इसको आंसर करिएगा। हरी दुबे जी बोल रहे हैं ए, ओके 4 का। चलिए 5 का आंसर करिएगा सभी, और 5 का आंसर दे जाइएगा। रिद्धि जरा गैस बंद कर देना बेटा। ओके 5 का बी आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा। जो इसका बी आंसर होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर किया आप लोगों ने, तो बी इज द राइट। ओके, तो सभी अपने में +1 ऐड कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेव वाइगोट्स्की ने इस अंतर का उल्लेख किया कि एक बच्चा अपने दम पर क्या कर सकता है और कुछ सहायता के साथ वो क्या पूरा किया जा सकता है। इसको उन्होंने क्या बोला? बुद्धिमत्ता, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, मचान या फिर अनुकूलन। बहुत अच्छा, सभी अपने नंबर प्लस करते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 सभी को दिख रहा है और सभी आंसर करते जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बहुत अच्छा। प्रिंस जी का नाम मुझे याद हो गया है। अब द गंगा दिखता है तो मुझे वो प्रिंस ही दिखता है। ये कुछ होते हैं सिंबॉलिक चीज, अपने माइंड में फिट करना। किसी भी एक पॉइंट को अपने दिमाग में जब फिट करोगे ना, तो वो चीज होती है कि आपको पूरी रिमेम्बर हो जाती है, पूरा रिकॉल हो जाता है जो भी आपके दिमाग में होता है उस कॉन्सेप्ट को लेकर। 6 आंसर आने लगा, ओके ओके। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, बाकी सब है। माही, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे क्लू नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा है, एक डेफिनेशन दिया गया है जो समीपस्थ विकास के ही बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो बच्चा खुद से क्या कर सकता है, व्हाट आई कैन डू और व्हाट कैन आई डू विथ अ हेल्प, मतलब किसी की सहायता से वो क्या कर सकता है। उन दोनों के बीच का जो गैप होता है ना, उसे ही संभावित विकास का क्षेत्र कहा जाता है, यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये चीज का जो बीच का गैप होता है ना, इसी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोला जाता है, संभावित विकास का, कि वो किसी के हेल्प के द्वारा क्या कर सकता है और खुद से क्या कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। ठीक है, ये पूरी समीपस्थ विकास का एक डेफिनेशन ही है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छा, सभी का बिल्कुल सही आंसर आया है। तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये थोड़ा सा मैंने सॉल्व करने के लिए पूरा दिखा दिया था कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है क्या। वाइगॉट्स्की के समीपस्थ विकास के क्षेत्र। वाइगॉट्स्की ने समीपस्थ विकास के क्षेत्र का वर्णन किया स्वतंत्र समस्या समाधान द्वारा निर्धारित वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास के स्तर के बीच की दूरी, जैसा कि वयस्क मार्गदर्शन के तहत, यानी जो उसे मोर नॉलेजेबल पर्सन है उसके द्वारा वो उस कार्य को कितना कर सकता है उसके सहयोग से। ठीक है ना, अधिक सक्षम साथियों के सहयोग से समस्या के समाधान के माध्यम से निर्धारित किया जाता है, उसे ही हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। तो अपने नंबर भी प्लस होते जा रहे हैं आप सभी के। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी शायद किसी को डाउट नहीं होगा, तो ये क्लियर होगा सभी को। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। पारस्परिक शिक्षण की शैक्षणिक रणनीति किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, सीखने में सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर की कई बुद्धिमत्ता सिद्धांत, पेडागोजिकल स्ट्रेटजी ऑफ
रेसिप्रोकल टीचिंग इज बेस्ट ऑप्शन। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है? जहाँ पर एक स्मॉल ग्रुप में बच्चे और टीचर एक साथ इंटरैक्ट करते हैं और किसी चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, जो भी चीज वो पढ़ रहे हैं। ठीक है। Reciprocal teaching is a small group to instruction in which student become the teacher and lead discussion using for strategy। कुछ strategy for strategy लेके चलते हैं, जिसे फैब फोर strategy भी बोलते हैं। फर्स्ट आपका होता है समराइज, यानी कि जो भी चैप्टर जो पढ़ा उसको समराइज करना। क्वेश्चनिंग यानी क्रिटिकल थिंकिंग करना। प्रिडिक्टिंग कि उस स्टोरी से क्या मैसेज मिला, क्या मॉरल चीजें हैं उसको करना। और क्लैरिफाइंग यानी जो भी डाउट्स हो उसको हो कंप्रोहेंसिव करना। ठीक है। तो ये फोर स्ट्रेटजी रेसिप्रोकल टीचिंग में लिया जाता है। और ये किसने दिया है? ललिता। ओके ललित, गुड आफ्टरनून। सभी सी बोल रहे हैं। तो अभी आपको ये चीज मैंने इसीलिए बताया कि इसकी जो बात कही थी ये लेव वाइगॉट्स्की ने कही थी। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो उसको नोट भी करते चलिए। ठीक है। पारस्परिक शिक्षण की जो बात कही गई है ये लेव वाइगॉट्स्की ने अपनी थ्योरी संभावित विकास का क्षेत्र में कही है। ठीक है ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में कही है। तो ये अगर लेव वाइगॉट्स्की से रिलेट करता है पारस्परिक शिक्षण, तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा बी होगा, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। मैंने बता दिया। ललित, ललित ही तो बोला। लालती, सॉरी सॉरी सॉरी। दादाजी, हाँ हाँ। तो अभी किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लालती, ओके ठीक है, सॉरी। और कल फरा ने पूछा था मुझसे कि कोहलबर्ग का ये जो है स्टेज एक बार क्लियर कर दीजिएगा। आज फरा नहीं आई हैं, बट हो सकता है वो बाद में वीडियो देखें। और जिसको नहीं भी क्लियर है उसके लिए मैंने इसको क्लियर कर दिया कि कोहलबर्ग जी ने जो थ्योरी दी थी आपकी, इसमें 3 लेवल बांटे थे और 3 लेवल के हर लेवल में 2 सब स्टेजेस बांटे थे। ठीक है। हाँ, सविता का सही था। ओके ठीक है। तो आपने सही किया तो उसका आपको +1 ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। तो थोड़ा सा जिसको पता है वो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है उसके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और फरा ने कल बोला था कि मैम इसको एक बार समझा देना, तो इसीलिए मैंने आज इसको इसमें इंक्लूड किया था। ठीक है। तो फर्स्ट इन्होंने जो दिया था प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी। ठीक है, यानी कि पूर्व पारंपरिक नैतिक तर्क। इसका स्टेज भी, अगर स्टेज भी कभी करके पूछता है बच्चों से कि 5 से 6 वर्ष है या 7 से 8 वर्ष का बच्चा है, तो वो किसके अकॉर्डिंग अपना जो निर्णय होगा वो लेगा। तो इसका जो होगा ये 9 वर्ष तक की एज का होता है। ठीक है। जो नैतिक तर्कना यानी मॉरलिटी बच्चा सीखता है कि व्हाट इज गुड व्हाट इज रॉन्ग, वो किसके बेसिस पे लेता है जो मॉरलिटी करता है। इसके लिए 2 स्टेजेस दिए गए थे, एक ऑबिडेंस एंड पनिशमेंट बिहेवियर ड्राइविंग अवॉइडिंग पनिशमेंट। यानी कि बच्चा जो भी सही और गलत करना सीखता है वो क्यों सीखता है? कि उसके बदले उसे पनिशमेंट ना मिले, रिवॉर्ड के चक्कर में करता है। अक्सर हम बोलते हैं तुम फर्स्ट आओगे तो तुम्हें ये मिलेगा, या तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट दूँगा। या फिर उसने कोई गलत हरकत करी, उसके बदले उसे पनिशमेंट कभी मिला तो वो भविष्य में दोबारा वैसी गलती नहीं करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। मैक्सिमम 9 ईयर ही मानते हैं, जो भी जहाँ तक मैंने पढ़ा है। 4 टू 10 नहीं कहेंगे। 0 टू 9 बहुत जगह दिया है, लेकिन 0 टू 9 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बच्चा जब स्टार्टिंग में होता है तो उसको मॉरलिटी इतनी नहीं समझ होती है कि वो मॉरलिटी को अंडरस्टैंड करे। ठीक है। तो इसकी जो राइट मानेंगे ना, 3 से 4 या फिर 9 से 10 वर्ष, ये इतना लेके चलते हैं। ठीक है। तो इसका जो होता है इसमें 2 स्टेजेस है। एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी एक्सचेंज करना कि किसी चीज के बदले में हमें क्या मिलता है, उसके अकॉर्डिंग वो
चीज़ों को करता है रिवॉर्ड। इसमें क्या हो गया, उसका सेल्फ इंटरेस्ट भी हो गया, ठीक है। उसने इरेज़र दिया, क्लासेस में छोटे बच्चे अक्सर करते हैं, "तू मुझे इरेज़र दे, तेरी इरेज़र बड़ी अच्छी है।" तो बोलता है, "तू अपने पैसे दे, तेरी पेंसिल बहुत अच्छी है।" तो वहाँ पे एक्सचेंजिंग आ गया। तो एक-दूसरे को उससे क्या प्रॉफ़िट हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, वो एक-दूसरे से एक्सचेंज कर रहा है। नेगेटिव में भी ले सकते हैं। जिस बच्चे को थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, क्या है, "तूने मेरी कॉपी फाड़ी, ले मैं तेरी पेंसिल तोड़ देता हूँ।" मतलब जैसे को तैसा करना। इसको टिक फॉर टैक वाली स्टेज भी कहा जाता है। ठीक है? हाँ, बिल्कुल। 4 से 9, लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा ना 7 से 8 वर्ष का बच्चा है तो वो किस अकॉर्डिंग मोरालिटी को करेगा, 6 से 7 साल है, तो जब भी ये हो ना तो ये 2 स्टेजेस की ही बात आपकी होगी। ठीक है ना? तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। 2 स्टेजेस मैंने बता दी, इसमें किसी को डाउट? ओबीडियंस और इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ओबीडियंस यानी पनिशमेंट और रिवॉर्ड के चक्कर में बच्चा सही और गलत को सीखता है। सेकंड स्टेज आपकी इंडिविजुअल इंटरेस्ट होती है, यानी वो खुद के अपनी जो भी सोच होती है उसके अकॉर्डिंग वो दूसरे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है और उसके अकॉर्डिंग वो कोई प्रतिक्रिया देता है, ठीक है, रिस्पॉन्स करता है। तो ये हो गया इंडिविजुअल एक्सचेंज। गलत तो गलत, सही तो सही, जैसे को तैसा वाला कहते हैं, टिक टैक। सेकंड लेवल जो हम करते हैं, लेवल ऑफ कन्वेंशनल मॉरलिटी। ये जो होता है टीन एज बोल सकते हैं, ठीक है ना, जो बाल्यावस्था स्टार्ट रहती है बच्चों की, इंड वाली होती है, यानी बाल्यावस्था इंड होती है और किशोरावस्था एंट्री करते हैं, तो वो टीनेजर वाली होती है। तो ये जो मानी गई है 10 से 13 वर्ष, ठीक। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन लोग कंफ्यूज होते हैं आपके 4th स्टेज में और 5th स्टेज के सोशल कॉन्ट्रैक्ट और अथॉरिटी वाली चीजों में अक्सर क्वेश्चन करके आपको पूछा गया है और इसमें ही कंफ्यूज होते हैं। तो आपको सेकंड लेवल में जो कन्वेंशनल मॉरलिटी आपकी पारंपरिक नैतिक तर्कड़ा आ गई, ठीक है, उसको समझते हैं। इसमें 2 स्टेजेस हैं आपके इंटरपर्सनल बिहेवियर, नाइस अ गुड बॉय, नाइस अ गुड गर्ल वाला होता है कि हम दूसरों के लिए अच्छा दिखने के लिए बच्चे उस तरह के बिहेव करते हैं कि हम अच्छे दिखे, दूसरे लोग मुझे बोले कि मैं बहुत अच्छा हूँ, दूसरों की नज़र में अच्छा बनने की प्रतिक्रिया के लिए वो नाइस बिहेवियर करते हैं, ठीक है। 4th स्टेज अथॉरिटी आ गई, मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, ठीक है। 4th स्टेज में बच्चा जो करता है कि हमारे समाज में जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, हमको उसको फॉलो करना है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। वो जो भी निर्णय लेता है वो पूरे समाज के परिप्रेक्ष्य में लगता है कि हमारे लिए ही नियम कानून बनाए गए हैं और हमें ही उसे फॉलो करना है। इसके लिए एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे एक लड़की ने अपने पापा को बाइक चलाते देखा और उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है? एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने रेड लाइट को फॉलो नहीं किया, तो उसके दिमाग में गया कि अथॉरिटी ने हमें रेड लाइट पे बोला है कि हमें रुकना है, तो हमें रुकना ही चाहिए, हमें गलत ये चीज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें ये पनिशमेंट मिलती है, ठीक है? तो यहाँ पे वो समाज के अकॉर्डिंग अपने नियम को उसको फॉलो किया कि हाँ, ये गलत बिहेवियर है, हमारे लिए ही बनाया गया है। 5th स्टेज यानी कि 3rd लेवल की जो आपकी आती है पोस्ट कन्वेंशनल, यानी पश्च पारंपरिक जो बोलते हैं, पारंपरिक नैतिक तर्कड़ा। इसकी जो 5th स्टेज होती है, इसमें बच्चा किस में होता है, एडोलसेंट टू एडल्टहुड में जाता है। एक तरह से कह सकते हैं एडोलसेंट वो पूरा हो चुका रहता है। तो यहाँ पे जब बच्चा कोई भी चीज़ समाज के द्वारा जो भी नियम और कानून बनाए गए हैं, उसके उसको पता होता है कि समाज और नियम ने जो कानून बनाए हैं, उसके विरुद्ध भी हमारे कुछ नियम और कानून होते हैं, जिस पे हम अपना पर्सनल थॉट रख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नियम बनते हैं जो समाज के लिए बनाए जाते हैं, पर वो क्या सच में समाज के लिए इफ़ेक्टिव हैं? क्या वो सच में फ़ॉलो होते हैं? जैसे अगर इनकम टैक्स देते हैं, उस समय हम बोलते हैं कि इनकम टैक्स तो भ्रष्टाचार होता है, हम अपनी इनकम को क्यों दें? तो वहाँ पे वो थोड़ी अपनी सोच और तर्कड़ा को लेता है। बट कुछ चीज़ें होती हैं कि हम समाज को लेते हुए चलते हैं। अगर हर समाज का हर व्यक्ति उससे एग्री करता है, तो हम फाइट करते हैं कि ये जो नियम बनाए गए हैं, ये जो कानून बनाए गए हैं, ये सही नहीं है, इसको चेंज होना चाहिए। वहाँ पे पूरे समाज को एक साथ बैलेंस में लेकर फिर हम उस जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फाइट करते हैं। ये हो गया हमारा 5th स्टेज।
सिक्स्थ स्टेज जो होता है ना कि सार्वभौमिक वाली जो स्थिति होती है, ये वाले स्टेज पे आपकी जीन पियाजे जी की ही थ्योरी को इन्होंने आगे बढ़ाया था। मतलब ये वाली स्टेज पे होती है कि बहुत कम लोग पहुँचते हैं। यहाँ पे वो लोग होते हैं जो अपने बारे में नहीं सोचते हैं, समाज से भी लड़ जाते हैं समाज के हित के लिए कि ये जो नियम आपने बनाए हैं बिल्कुल गलत है, और उसके लिए फाइट भी अकेले करते हैं। तो इस स्टेज पे आप सभी जानते होंगे कि बहुत कम लोग इस स्टेज पर पहुंचते हैं जो अपने लिए ना सोच के सबके लिए सोचते हैं और पूरी तरह से अपने देश के लिए, लोगों के लिए समर्पित हो जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल बताइए कि सिक्स्थ स्टेज में कौन पर्सन आएंगे या कौन थे। मैंने इस थ्योरी को 3 से 4 बार कराया है और एग्जाम्पल दिया है। आज मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि जिसको डाउट होगा वो अब क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि स्टेज 6 में मैक्सिमम लोग, स्टेज 5th में भी बहुत कम होते हैं जो अपने राइट्स के लिए, लोगों के राइट्स के लिए लड़ते हैं। ठीक है, और 6 स्टेज पे तो हम कहेंगे कि 2% लोग ही ऐसे होते हैं जो 6 स्टेज में होते हैं। इस तरह का अगर आप एग्जाम्पल मानेंगे तो 6 स्टेज में यूनिवर्सल एथिक में कौन आएंगे बताइएगा। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, जहाँ पे समाज के नियम और कानून के लिए व्यक्ति दूसरों से फाइट करता है, उस लॉ के खिलाफ वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, उसके अगेंस्ट वो करता है। कोई भी जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो उस लेवल में कौन होता है बताइएगा। यहाँ तक के स्टेजेस में किसी को कोई डाउट है? भी जो चीज बताया सभी को क्लियर हो गया? एक बार हाँ ना तो बोलो सभी। बहुत अच्छा, आराधना ने बिल्कुल सही कहा। महात्मा गांधी हो गए, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हो गए, जो भी हमारे पूर्वज जिन्होंने समाज के हित के लिए इतने अच्छे कार्य किए, जिसका हम आगे अभी देख रहे हैं उसका परिणाम कि हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, है ना? तो ऐसे कम, बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी जान को गवाकर एक से एक ऐसा काम किया कि ताकि दूसरे लोग अच्छे से रह पाएँ। ओके, माधव जी बोल रहे हैं, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। हाँ, बिल्कुल, भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, मतलब अगर नाम ले तो पहले में, अभी में भी बहुत लोग फॉरेनर में भी हुए हैं, जो जहाँ के हैं, तो उस हिसाब से सबका है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ये 5th और 6th स्टेज बहुत टिपिकल स्टेज कह सकते हैं ना, कि यहाँ तक पहुँचने वाले लोगों की जो संख्या होती है बहुत कम होती है, मैक्सिमम लोग 4th स्टेज तक ही रहते हैं। और लोग कानून और सबको 4th स्टेज वाले जो होते हैं ना, वो अथॉरिटी क्यों मानते हैं, क्योंकि उसके बदले में उन्हें एक पनिशमेंट भी मिलती है कि आप अगर समाज और नियम कानून को नहीं मानोगे तो आपके साथ एक दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो उस चीज को किया गया। बहुत अच्छा चंद्रशेखर आजाद, बहुत अच्छा। सभी का आंसर आ रहा है, और इसी के कहते हैं कि टीचिंग तभी सक्सेसफुल है जब लोग आपके कॉन्सेप्ट को समझ जाएं और आंसर करें। ठीक है, तो अभी किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम आगे के क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? और फरा ने बोला था, फरा आज आई नहीं है, तो इसको मैंने एक उसके थ्रू भी समझाने की कोशिश की है। ओबीडियंस और पनिशमेंट, कि बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए कोई चीजें करता है। सेकंड आपका है इंडिविजुअल एक्सचेंज, उसके बदले करता है, और मैंने यहाँ पे एज को भी इंक्लूड किया है, जो एज ऑफ 9 होता है। ठीक है, चलिए। और ये नोट्स के थ्रू मिल जाएगा आपको, जो बच्चे नोट्स लेते हैं उन्हें आगे पूरा डिटेल में सब कुछ मिलेगा, और मेरे क्लासेस में भी काफी डिटेल में मैंने इसको बनाया है और बताया है। ठीक है, तो इस पे नहीं करते, अभी क्वेश्चन हमारे बहुत बचे हुए हैं, तो जो भी है अगर आप देखना चाहते हैं तो आराम से देख लीजिए, और सब कुछ अलग अलग कर सकते हैं जिनको भी नोट्स के लिए चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और इन्होंने जो अपना हेंज डिलेमा यानी हेंज की दुविधा पर अपना पूरा थ्योरी डेवलप किया था। उसी पे पूछा है कि जो हेंज नाम का व्यक्ति था वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए जो दवा चाहता था केमिस्ट से, उसने उसको देने से मना कर दिया। वो दवा बहुत महँगी थी, तो उसे लास्ट में उसने बहुत मिन्नतें की, हर तरीके से सब कुछ बताया। अब्दुल कलाम, ओके। तो थोड़ा-सा इसके बारे में जानिए, कभी हो सकता है ना कि हिंज का ही पूछ दे, तो उसी पे इन्होंने बच्चों पे वो किया था कि बच्चे किस तरह से रिप्लाई करते हैं। तो हेंज डिलेमा पे जो हेंज की दुविधा थी कि वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए वो केमिस्ट से बहुत बोलता है। जो केमिस्ट था वो दवा का 10 गुना दाम माँग रहा था, उसको भी कमाना था, तो वो भी अपना नियम भूल रहा था। तो उसने हेंज ने उसे बहुत रिक्वेस्ट की, फिर भी उसने दवा नहीं दी, तो लास्ट में हेंज को दवा चोरी करनी पड़ी अपनी वाइफ को बचाने के लिए, और फिर उसको उसके बदले में सज़ा मिली। ठीक है? तो इसी पे उन्होंने बच्चों से क्वेश्चनायर दिया और बच्चों का इंटरेस्ट लिया कि बच्चे उसके अकॉर्डिंग किस तरह का तर्क देते हैं। बहुत अच्छा मोदी जी। हाँ, बहुत अच्छा। न्यू जनरेशन की अगर बात करें तो माधव जी ने बहुत अच्छा आंसर किया है कि अभी के समय में ऐसा कौन कर रहा है, तो बता रहे हैं मोदी जी। 8th का आंसर आने लगा। हेंज डिप्लोमा का जवाब देते हुए डिलेमा का जवाब देते हुए रूही कहती है, दवा चोरी करना किसी भी परिस्थिति में गलत है क्योंकि चोरी करना गलत बात है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही का किस स्टेज में है? सभी ये बोल रहे हो, व्हाई? उसने बोला चोरी करना गलत बात है। तो यानी कि चोरी करना हमारे समाज में जो नियम बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, वो इसके अकॉर्डिंग बात कर रही है। ये नहीं बोली कि उसने चोरी किया तो उसको जेल जाना पड़ेगा, अब तो उसको सज़ा मिलेगी। ऐसा उसने नहीं कहा, उसने कहा कि चोरी करना गलत बात है। तो चोरी करना गलत बात है कब बताया जाता है कि हमारे समाज में इसको निर्धारित किया गया है कि चोरी करना गलत बात है और उसके लिए एक पनिशमेंट भी रखा गया है। ठीक है? तो यहाँ वो जो बातें कर रही है समाज के परिप्रेक्ष्य में लेकर कर रही है। ठीक है? तो इसका जो वो नहीं होगा कि उसने ये काम किया चोरी से बचने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? उसने बोला कि चोरी करना गलत बात है क्योंकि चोरी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारे समाज में ये नियम गलत बताया गया है कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो ये किस स्टेज की बात हो रही है? लेवल सेकंड की स्टेज नंबर 4 की बात हो रही है। ठीक है? सभी कंफ्यूज हो रहे थे। ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में होता कि उसने ये टॉफियाँ लेने से मना कर दिया क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे मना किया था, उसके बदले उसे सज़ा मिलती, तो वो एक बात होती है। अक्सर आपके जब भी सज़ा और आज्ञाकारिता वाली बात होगी ना, तो वहाँ पे ऐज इंक्लूड करके ज़रूर देगा आपको। ठीक है? हाँ, अभी सभी को समझ में आ रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत के में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? क्वेश्चन पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तब मैं बताऊंगी। ठीक है? थोड़ा सा मेरा गला दुख रहा है। आंसर करिए सभी। थोड़ा सा मेरा आज गला बहुत ज्यादा फंस रहा है, इसलिए थोड़ी सी बोलने में तकलीफ हो रही है मुझे। बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। इंटरपर्सनल व्यक्ति वही होता है जो दूसरों के मूड और प्रभाव को समझता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश और
डैश को शामिल करने का प्रस्ताव है। समूह कार्य, आत्म मूल्यांकन, परियोजनाएं, मानक परीक्षण विभागों, आदर्श संदर्भित मानदंड संदर्भित परीक्षा। हाँ, अब वही लग रहा है, नमक डाल के ही लेना पड़ेगा पानी में। ओके, 10 का भी आंसर आने लगा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, सभी का आंसर बिल्कुल अभी राइट आया है। यस, +1 है। ओके, हाँ, सभी का आंसर जो है बिल्कुल राइट है। तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य से एक शिक्षक को चाहिए विकल्प जो दिया है, प्रश्नोत्तरी पर सही उत्तरों के आधार पर स्कोर पर विचार करें, केवल बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों पर विचार करें, परिणाम के साथ साथ छात्रों के लिए सीखने की प्रक्रिया पर विचार करें, सभी छात्रों के लिए मानकीकृत परीक्षण का उपयोग करें। बहुत सही, सभी का आंसर आने लगा है, तो 3 इज द राइट आंसर। ओके, बबली अपना नंबर भी प्लस कर रही है, बहुत अच्छा। ठीक है, हाँ, तो आगे बढ़ जाते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन पे। कई मामलों में लड़कों के बजाय युवा लड़कियों से अपनी माताओं के अनुपस्थिति में घर में काम और भाई बहन की देखभाल करने की उम्मीद की जाती है। यह डैश एक उदाहरण है। विकल्प जो दिया गया है, लिंग स्टीरियोटाइप, लिंग रूढ़िवादिता, लिंग समानता, लैंगिक समानता या फिर लिंग प्रासंगिकता। ओके, प्रिंस का 11 है, बहुत अच्छा प्रिंस। क्वेश्चन नंबर 12 सभी को दिख रहा होगा। ओके, आराधना जी का आंसर आ गया है, बहुत फास्ट। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर कर रही हैं जानकी जी, संविदा, प्रियंका, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर किया है। ओके, बिल्कुल इसका जो आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट ही सही होगा। ओके, फरा आज लेट हो गई। मैंने आपने जो क्वेश्चन किया करवाया था आज मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया, आप बाद में क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, कोहल वर्ग का पूरा मैंने 3 लेवल्स और उसके 6 स्टेजेस को पूरा बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर का। निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है? निरंतर और व्यापक मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करें, रटकर याद करने को प्रोत्साहित करना, सहयोगी शिक्षा पर जोर देना, आजीवन सीखने को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिएगा। ओके, +11। ओके, माधव जी। अ, ओके, आराधना जी का आंसर आज बहुत फटाफट आ रहा है, बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, 13 का जो आंसर आ रहा है उसका बी आंसर ही बिल्कुल सही होगा। हाँ, ये रटकर याद करने को प्रोत्साहित नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भाषा और विचार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोट्स्की परिप्रेक्ष्य से सही है?
भाषा उच्च मानसिक कार्यों के विकास की सुविधा प्रदान करती है। भाषा संज्ञानात्मक संकायों के विकास में बाधा डालती है। भाषा संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाती। विचार भाषा विकास से स्वतंत्र होता है। ओके प्रिंस, आगे चल रहे हैं। अभी तक के सारे क्वेश्चन का उन्होंने सही जवाब दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। फोर्टीन का आंसर आने लगा। ओके, आराधना ने आंसर कर दिया है। बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट ही होगा। बहुत अच्छा। यस, 14 के लिए आंसर सही किया है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको इंग्लिश में भी देख लिएगा। A teacher encourages children to talk their elders and members of community to learn about their heritage. Choose the set of options that indicates teachers' belief about socialization and learning. तो आपको तीनों ऑप्शन में से, चार में से चुनना है सही को, उसके बाद फिर आंसर करना है। ठीक है, इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। एक शिक्षक को अपनी विरासत के बारे में जानने के लिए अपने बड़ों और समुदाय के सदस्यों से बात करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विकल्पों के सेट को चुनें जो सामाजिकरण सीखने के बारे में शिक्षक के विश्वास को इंगित करता है। ज्ञान के महत्व को पहचानना जो बच्चों के समुदाय के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यह समझना कि सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है और इसके साथ जुड़ना महत्वपूर्ण है। स्कूल ज्ञान को स्थानीय ज्ञान से जोड़ने का महत्व। स्कूल के ज्ञान को अधिक महत्व देना। सिमरन ने आंसर कर दिया है। ओके, हिंदी में दिखा दिया है बबली। यस, जो इसमें होगा ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड होगा। स्कूल के ज्ञान को अधिक महत्व देना ये सही नहीं है। महत्व देना चाहिए, पर यहाँ पे अधिक शब्द का प्रयोग कर दिया, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो हमारा फोर्थ नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड होगा। ठीक है, हाँ। चलिए 15 का जिन्होंने आंसर किया है, बिल्कुल सी जो किया है बिल्कुल सही किया है, तो अपने नंबर में +1 ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अधिगम विकलांगता के संदर्भ में गणितीय विकार को डैश के रूप में जाना जाता है। काफी इजी क्वेश्चन है, सभी आप आंसर कर लेंगे। ओके, 15 का सही आया है आंसर आप लोगों का। 16 का आंसर करिएगा सभी। वहीं का आंसर आ गया है, बिल्कुल सही। हाँ, इसका जो आंसर होगा वो हमारा थर्ड ही सही होगा। बहुत अच्छा, मैं जान रही थी कि आप भी इसका आंसर सही ही करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 5 साल की बच्ची सलमा ने 3 साल के उम्र में बिना किसी बाहरी निर्देश के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिटार बजाना शुरू कर दिया। यह प्रतिभा उसमें एक रूप से चित्रित करेगी। किस चीज को चित्रित करेगी? स्लो लर्नर, चाइल्ड विथ लो आईक्यू, गिफ्टेड, या आपके ऑटिस्टिक।
क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिएगा। ओके, मुझे माधव जी का और प्रिंस का नंबर दिख रहा है, बबली भी कर रही हैं, सविता जी भी कर रही थी, आंसर देखा था हमने। बाकी सब भी लास्ट में अपने नंबर को जरूर बताइएगा। जो जहां से जुड़े हैं अपने नंबर को प्लस कर लीजिएगा 1, जितना सही आंसर होता रहता है। ओके, माही ने फटाफट आंसर करना शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। इसका राइट आंसर है वो हमारा यही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का। हार्दिक की दृष्टि कम है, शिक्षक को उसकी स्थिति के बारे में सूचित नहीं किया गया। कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षक को इंगित कर सकता है कि उसके पास कम दृष्टि है? पढ़ते समय आंखों का बहंगापन, इसे स्पष्ट रूप से पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड से बहुत दूर खड़े होना, फाइन प्रिंट के साथ वर्कशीट को जल्दी से पूरा करना, भौतिक मानचित्रों को पढ़ना जिसमें मिनट विवरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करिएगा। नमस्ते त्रिलोक वर्मा जी। हाँ बिल्कुल सही है, जो इसका राइट आंसर है वो ए ही होगा। बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का। सॉरी, 19 नंबर का देखिएगा। एक शिक्षक अयोग्यता वाले शिक्षार्थियों के लिए एक अनुकूल कक्षा वातावरण बना सकता है, वो क्या होगा? आंसर करिएगा। थोड़ा सा आज मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं धीरे बोल रही हूँ और कम पढ़ रही हूँ, तो आप सभी पढ़ के आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 सभी को दिख रहा है, तो सभी थोड़ा आंसर करिए जल्दी जल्दी। एक शिक्षक अयोग्यता वाले शिक्षार्थियों के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाना चाहता है, यानी जिसके में थोड़ी सी डिसेबिलिटी है, चीजों को सीखने में प्रॉब्लम है, उसके लिए एक जो टीचर है उसको शिक्षार्थी के लिए क्या करना उचित होगा। ठीक है, तो आपको वो बताना है। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर किया आप लोगों ने। इसका जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ होगा, उचित और उपयुक्त पाठ्यक्रम का समायोजन करना। बहुत अच्छा। बिल्कुल माधु जी, बी नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा और फिर बताइएगा। समावेशी शिक्षा में प्रतिभा वाले बच्चे शामिल नहीं हैं। समावेशी शिक्षा केवल घाटे के परिप्रेक्ष्य में कार्य करता है। सही विकल्प को आपको चुनना है। इंक्लूसिव एजुकेशन डज नॉट इंक्लूड चिल्ड्रन विद गिफ्टेडनेस। स्टेटमेंट जो दिया गया है, इंक्लूसिव एजुकेशन फंक्शन ऑफ डिफेक्ट प्रोस्पेक्टिव ओनली। चूज द करेक्ट ऑप्शन। रिद्धि, रिद्धि, थोड़ा सा मुझे गर्म पानी देना।
हाँ, थोड़ा-सा हिंदी का वो चीज़ अलग हो गया है, ठीक है ना? हाँ, जब उसको हम लोग क्वेश्चन इंग्लिश में लेते हैं, आपका गलती से टाइप हो गया, ओके ठीक है। मैंने मुझे लगा कि आप घाटे को देखकर बोल रहे हैं। चलिए, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल इसका सही है, जो दोनों होगा वो दोनों असत्य होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 का देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मेटाकॉग्निटिव कौशल की विशेषता है? बिना संलग्नता के सामग्री को रटकर याद करना, दूसरों के व्यवहार की नकल करना, अपनी सोच प्रक्रियाओं के बारे में सोचना, किसी विशेष व्यंजन को तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन करना। ऐसा करिएगा। नहीं नहीं ठीक है, थोड़ा सा गला जो है ना वो खराब हो गया है, इसकी वजह से बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। बिल्कुल, इसका जो आंसर है वो सी होगा सही, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा। ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी दिखा देंगे आपको। एक शिक्षक अपने 22 का रोहित जी का आंसर आ गया है, बहुत अच्छा रोहित। बिल्कुल, क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट ही होगा, ठीक है? सभी को दिख रहा होगा क्वेश्चन क्लियर? आगे के क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को सभी ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे एक ऐसा वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां पर होनी चाहिए। ऑप्शन आप सभी को दिख रहा होगा, तो सभी फटाफट आंसर करते जाइएगा। 23 का सभी आंसर करिएगा। बिल्कुल, माधव जी का जवाब आ गया है 23 के लिए। यस, डी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। तो वर्मा जी सी नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा, ठीक है ना? सभी ने डी आंसर किया है, बहुत अच्छा। आगे देखते हैं। डैश प्रभावी कक्षा अभ्यास का एक उदाहरण है। पुरस्कार और सजा का उपयोग, प्रतिस्पर्धी कक्षा, तुलनात्मक मूल्यांकन या सहयोगी शिक्षा। ओके, मीला जी का आंसर आ गया, बिल्कुल सही आंसर क्या है मीला जी ने? हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी ही होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का एक उदाहरण है? एक छात्र अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए
एक प्रयोग कर रहा है। एक छात्र प्रयोग कर रहा है क्योंकि वह प्रयोग के परिणामों के बारे में उत्सुक है। एक छात्र प्रयोग कर रहा है क्योंकि उसे थ्योरी क्लास पसंद नहीं। एक छात्र प्रयोग कर रहा है क्योंकि वह अपने शिक्षक को प्रभावित करना चाहता है। बहुत अच्छा, सबके नंबर बहुत अच्छे दिख रहे हैं मुझे। बहुत अच्छा, मीला जी काफी फास्ट आंसर कर रही हैं। ओके, स्नेहा ने भी किया है। हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी ही होगा। बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 26 का। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य रचनात्मक शिक्षा शास्त्र का उदाहरण है? बताइएगा। छात्र शिक्षकों को सुनते हैं और कवर की गई सामग्री पर नोट्स लेते हैं। छात्र उन्हें याद करने के लिए जोर और लंबे अंश दोहराते हैं। छात्र अपनी पाठ्य पुस्तकों के सामग्री सीखते हैं और वर्ष के अंत में सामग्री को कवर करने वाले परीक्षण लेते हैं। एक शिक्षक अपने छात्रों को एक समकालीन मुद्दे के साथ प्रस्तुत करता है जिस पे वे चर्चा और बहस करते हैं। तो आपका दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंसियर एक्स एक्सपेल एक्स इम्फिलिक्स कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी, कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहा है, एक्सेम्पलीफाई कंस्ट्रक्टिविज्म पेडागोजी। 26 का डी, बहुत अच्छा, सभी आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं। और इसका जो आंसर होगा वो हमारा 4 ही राइट होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा रवैया कक्षा के भीतर सकारात्मक समूह गतिशीलता के लिए सबसे उपयुक्त है? समूह इंटरैक्शन को प्रतिबंधित करने वाले सख्त बाहरी नियम निर्धारित करना, आसान कामकाज के लिए कक्षा को स्थायी क्षमता आधारित उपसमूहों में विभाजित करना, कक्षा के सभी छात्रों को समस्या को हल करने के लिए संवाद और सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। आराधना जी बोल रही हैं मेरा नेट नहीं चल रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं आराधना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर किया है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे का क्वेश्चन है 28। तो इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए और एक बार हिंदी में भी दिखा देती हूँ। हम्म। 28 का देख लीजिएगा। जुग एंड द मग के एक रूपक का उपयोग अक्सर यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि कैसे पारंपरिक शिक्षा शिक्षक को एक बड़े जग के रूप में देखती है और छोटे मग द्वारा चित्रित एक छात्र का मन है। इस तरह की समझ समय ग्रस्तता है क्योंकि छात्र अपने साथ मूल्यवान अनुभव ले जाते हैं और शिक्षक और साथियों के साथ उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ सीखने का निर्माण किया जाता है। छात्र भोले हैं और वे शिक्षक के बिना कुछ भी नहीं सीख सकते। सीखने की प्रक्रिया में किसी भी सामग्री या शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। सीखना सबसे अच्छा होता है यदि बच्चे शिक्षक को निष्क्रिय रूप में सुनते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर इसका सभी ने किया है। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा फर्स्ट ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 29। बच्चों के काम में त्रुटियां क्या हैं? दूसरों पर उनकी बौद्धिकहीनता की पुष्टि करता है। निश्चित रूप से शिक्षक की ओर से तैयार की कमी की पुष्टि करता है। बच्चों में निराशा से बचने के लिए शिक्षक द्वारा अनदेखा किया जाना, शिक्षक द्वारा पूरी तरह से विश्लेषण किया जाना चाहिए और बच्चों के साथ चर्चा की जानी चाहिए।
बिल्कुल स्नेहा का आंसर आया है सबसे पहले और बिल्कुल राइट आंसर किया है। यस, माही इज राइट। हाँ, इसका जो आंसर है वो हमारा फोर्थ ही बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य विद्यालय के छात्रों में महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देता है? Which of the following can enhance critical thinking in middle school student? छात्रों को अपने दम पर पाठ्यपुस्तक पढ़ने और साथियों के साथ चर्चा से बचने के लिए कहना, छात्रों को समूहों में विषयों पर चर्चा करने और प्रश्नों के साथ आने के लिए कहे, व्याख्यान विधि का उपयोग कर शिक्षक द्वारा प्रस्तुति, छात्रों को पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए प्रश्नों को याद करने के लिए उत्तर लिखने के लिए होमवर्क देना। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा, अरे सॉरी सेकंड होगा, ठीक है ना, इसमें गलत से वो हो गया है कि छात्र में समूह के विषयों पर चर्चा करना और प्रश्नों के साथ आने के लिए कहना। पूरी तरह से तो नहीं कहेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफी घुमा कर पूछा है। यहाँ पे होना चाहिए था कि डिस्कशन करना चाहिए, लेकिन बचने के लिए दिया है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन छात्रों के साथ समूह विषयों पर चर्चा करना और प्रश्नों के साथ आने के लिए कहना, तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। ठीक है, ए होगा, ये गलत से वन टाइप हो गया है, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा सेकंड होगा। ठीक है, तो अभी हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी टाइम है हमारा स्कोर बोर्ड का कि आज का, जहां तक मैं देख रही हूँ कि प्रिंस जी का पूरा 30 आउट ऑफ 30 है। तो प्रिंस जी काफी अच्छा इनका है आज का स्कोर, तो वेरी गुड, कीप इट ऑन। ओके, बबली का 29 है, बहुत अच्छा बबली, आपका भी काफी अच्छा रहा। मैक्सिमम मुझे लग रहा है सभी के अच्छे स्कोर है। यस, बहुत अच्छा। रोहित जी का 25 है। माही का, ऐसा तो हो ही नहीं सकता माही आपका कि 3 हो, क्योंकि मैंने आपके आंसर ऑब्जर्व किए थे। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सबसे खुशी वाली बात है कि सभी बिल्कुल करेक्ट सही है। मुझे लग रहा है सबके 1 से 2 क्वेश्चन ही गलत हुए हैं और काफी अच्छा आप लोगों ने किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 से आए थे, कोई बात नहीं, अ, तब भी बहुत अच्छा है। ठीक है, 8, ओके। तो बहुत अच्छा, मेरी तरफ से आप सभी के लिए बहुत बड़ा वाला क्लैपिंग, ठीक है ना, आज मुंह से नहीं, आज हाथों से ही आपको बोलूंगी। बहुत अच्छा। और प्रिंस ने कहे कि सबसे हाईएस्ट स्कोर गेन किया है। ठीक है, बिल्कुल फुल मार्क्स, और सभी ने अच्छा किया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं और इतना अच्छा आप लोग का कोशिश है ना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा। ठीक है, सभी के लिए हैप्पी पूरे होना चाहिए, सभी ने बहुत अच्छा किया है, सभी के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि कोई यहाँ पे खराब नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना, सबने बहुत अच्छा नंबर लाया है। हाँ, और ऐसे ही अपने चीज को आगे पॉजिटिव में रखिएगा कि आपके आगे भी नंबर बहुत अच्छे आएंगे। मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप लोग सीडीपी में तो बहुत अच्छा करने वाले हो। चलिए, आज के लिए क्लास को बस यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम नए पीवाईक्यू को करेंगे, तो सभी ज्वाइन होते रहिए मेरे क्लास में, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी करिए। ठीक है ना? मेरा गंदा है। ओके, कोई बात नहीं, चलता है, कभी अच्छा कभी खराब, लेकिन इतना भी खराब नहीं किया होगा जहां तक मेरी उम्मीद है, मैंने ध्यान नहीं दिया। बट सभी का 27, 28, 29
दिखा है इसलिए। हाँ, चलिए ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तो सभी अपना ध्यान रख